स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। हम आज बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के जनरल इंट्रोडक्शन की। ये हमारा टॉपिक सेकंड। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन क्या है। आज हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षणों की। तो जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षणों को जनरल कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म के नाम से स्टडी किया जाता है। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था और अभी बता रहा हूँ, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और क्वेश्चन और टॉपिक ऑफ द बीएससी पार्ट फर्स्ट। ये 5 मार्क्स का एक टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। बड़े रूप में नहीं तो छोटे रूप में निश्चित रूप से ये पाए जाते हैं। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। छोटे इसके 2 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आज का पार्ट 1 है। सबसे पहली बात, ये स्पोरोफाइट पीढ़ी है, स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन का मीनिंग होता है ऐसी जनरेशन जिसके अंदर 2n पीढ़ी या जनरेशन इफेक्टिव हो, प्रभावी हो। यद्यपि इसके अंदर लाइफ में एक बार एट अ टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के समय, गैमेटोफाइट पीढ़ी भी आती है। गैमेटोफाइट जनरेशन भी आती है। उसमें फ्यूजन होता है और फ्यूजन से फिर से 2n पीढ़ी शुरू हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की है, जहाँ पर स्पोरोफाइट मोस्ट डोमिनेंट है और ये एक समय गैमेटोफाइट में चेंज होकर फिर से स्पोरोफाइट में बदल जाती हैं। बेसिकली ये ट्रॉपिकल हैबिटाट की वनस्पति है। जनरली पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर पाई जाती है, जो रॉकी एरिया है वहाँ पाई जाती है। आपको हिमालय की तराइयों में बहुत ही ईजिली जिम्नोस्पर्म के पौधे मिल जाएंगे। वहाँ पर आपने विशेष डिजाइन के पौधे अगर देखे हैं, इस टाइप के पौधे, तो वो कॉनिफर्स हैं। ये जिम्नोस्पर्म की ही एक कैटेगरी है। दुनिया में ये हर जगह पाए जाते हैं। इट मीन्स ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन है ये। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया सर्वव्यापी। जहाँ जहाँ ठंडा मौसम होगा वहाँ वहाँ ये पाए जाएंगे। लेकिन अपने बीएससी में एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक लगा लीजिए, लगभग आया हुआ है कि राजस्थान में, जबकि यहाँ तो ऐसी कोई इन्वायरमेंट है ही नहीं, राजस्थान में कौन सा जिम्नोस्पर्म पाया जाता है? तो वो है इफेड्रा फोलिएटा। राजस्थान में इफेड्रा फोलिएटा पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ख़ास तौर पर ये आपको कहीं भी मिल सकता है। रेगिस्तानी पौधा है, इसकी जो हैबिटाट है वो रेगिस्तान में मिलने वाले हैं। चूँकि हमने बात की, अगला पॉइंट हमने बात की कि ये स्पर्मेटोफाइटा का एक उच्च प्लांट है। तो अगर हम आज तक के प्लांट्स की बात करें तो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट कैटेगरी तो कहलाई जाएगी एंजियोस्पर्म। ये तो है मोस्ट एडवांस। लेकिन अगर हम मजबूती के लिहाज से या पौधे की लेंथ के हिसाब से बात करेंगे तो ये मोस्ट हार्ड प्लांट कैटेगरी में आते हैं। उस वक्त की नेचर के हिसाब से इनके अंदर ये फीचर पाया जाना बहुत ज़रूरी था। जो मेन प्लांट था इनका वो ऊपर लीफ, ट्रंक और रूट में बटा हुआ था। और इनकी लीफ, ट्रंक या रूट अगर हम बोलें
तो बहुत सारे एडेप्टेशन अनुकूलन युक्त थी, जो कि इनको उस प्रकार के वातावरण में रहने में सहायता प्राप्त करती थी। आज अधिकांश जिम्नोस्पर्म लुप्त हो चुके हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो वर्तमान में पृथ्वी पर हैं, जिनको आप हिमालय की तराइयों में देखते हो, जिनके अंदर हम साइकस और गिंगो का नाम सबसे महत्वपूर्ण रूप से लेते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं, इनको हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज लिविंग फॉसिल्स। तो लिविंग फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म वो पौधे हैं जो प्राचीन काल से पृथ्वी पर उसी रूप में है जिस रूप में वो जन्मे थे। तो जिम्नोस्पर्म में साइकस और गिंगो की कैटेगरी इस प्रकार की है कि आज भी हैं, लेकिन इनके जो फीचर हैं वो वर्तमान में भी ऐसे ही हैं जो पुराने समय में थे। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम पहला पॉइंट मतलब इसमें अलग अलग पॉइंट के रूप में बात करें तो अगला पॉइंट हम लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। मॉर्फोलॉजी, मैंने जूम क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था। मॉर्फोलॉजी इट मीन्स, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है आउटर मॉर्फोलॉजी और आउटर स्टडी। अगर किसी भी जीव की बाहरी संरचना या बाहरी आकारिकी का अध्ययन किया जाए तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। हम यहाँ पर बेसिकली 3 कैटेगरी की बात करते हैं, रूट, शूट और लीफ। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टॉपिक को एग्ज़ाम के रूप में सेट करने के लिए, वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी इट मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ प्लांट। एनाटॉमी में ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। रूट की बात इसलिए कर रहे हैं कि रूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रूट के बारे में हम ओवरऑल जितनी भी बातें हैं वो सारी करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा हमारा रूट। देखिए, ये समझने वाली बात है कि हमने इसके बारे में बात की कि ये रॉकी या माउंटेन्स एरिया में पाया जाता है। तो रूट जो है वो बेसिकली ज़्यादा लेंदी नहीं होती, लंबी नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना कि चट्टानें होती है उसकी वजह से ये गहराई पर नहीं जाती। इसमें 2 प्लांट कैटेगरी है जो अपने सिलेबस में है, एक है साइकस और दूसरी है पाइनस। और इनकी जड़ों में, दोनों की जड़ों में ही रूट विशेष प्रकार के एडेप्टेशन शो करती हैं, अनुकूलन शो करती है। तो पहले तो हम समझते हैं कि रूट की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके बाद में हम इनके एडेप्टेशन की बात करेंगे, अन्य चीज़ों की बात करेंगे। रूट की आउटर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये सबसे पहले तो टैप रूट सिस्टम है और उसके बाद में ये एडवेंटेटिव फॉर्म में आ जाता है। जड़ें आपको जनरली इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अगर हम किसी भी एक पार्ट का अध्ययन करें तो हमें जड़ में आउटर एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स रीजन जो आपके सामने है वो देखने को मिला, और वेस्कुलर बंडल। तो हालांकि प्लांट कैटेगरी के अनुसार वेस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन कॉमनली इसके अंदर जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम पाया जाता है। मैं प्लांट कैटेगरी पढ़ाऊंगा तब अलग अलग बताऊंगा, कॉमन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसमें ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो सबसे पहली बात तो होगी कि ये रेडियल है, तो इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल हैं, वेस्कुलर बंडल 7 पूल, वो
रेडियल है, आप समझ गए होंगे रेडियल कैसे, जाइलम अलग त्रिज्या में, फ्लोएम अलग त्रिज्या में। उसके बाद में ये कोलेटरल हैं, कोलेटरल का मतलब क्या, पास पास में है एक दूसरे के, और मोस्टली ये ओपन है। यहाँ पर ओपन का मीनिंग समझना बड़ा ज़रूरी है। अभी आपको डायग्रामेटिकली कैम्बियम नहीं दिखाई दे रही, कैम्बियम नाम की कोई संरचना दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पर कैम्बियम बाद में बन जाती हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ 12th क्लास वी नो दैट कैम्बियम रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो कैम्बियम क्या करती है, द्वितीय वृद्धि करती है, इट नेसेसरी फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये हमें ध्यान देने वाली बात है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जहाँ तक हम बात करें एडेप्टेशन की, अनुकूलन की, तो दो प्रकार के अनुकूलन हम बात करेंगे और मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकस की। साइकस जो है उसकी रूट से क्वेश्चन लगभग आता है, और क्वेश्चन क्या है कि रूट में एक विशेष क्षेत्र पाया जाता है जो कि कॉर्टेक्स के बीच में होता है। ये तो हो गया इसका स्टिलर रीजन, स्टील, जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम है, और ये हो गया इसका कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स सेल है उसके बीच में है, और ये कहलाता है एल्गल जोन। एल्गल जोन, शैवाल्य क्षेत्र। इसकी एक सेल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर एल्गी दिखेगी। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। जहाँ तक हम एल्गी की बात करते हैं, एल्गी प्रोड्यूस फूड, भोजन बनाती है और जड़ों को देती है, और रूट जो है वो इन एल्गी को आवास देता है और जल उपलब्ध कराता है। इसलिए ये एक म्यूचुअल या ये कहें सह परोपकारी संबंध है। जहाँ तक हम बात करते हैं ये एल्गी कौन सी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये है नोस्टॉक। नोस्टॉक एल्गी इनकी जड़ों में पाई जाती हैं। अब हम बात कर, इसको मैं डिटेल से जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल से बताऊंगा। इंट्रोडक्शन में यानी जनरल कैरेक्टर में इतना ही देना होता है, इसलिए इतना ही देंगे। और अब हम बात करते हैं पाइनस की। पाइनस की जहाँ तक हम बात करें, पाइनस में जो सिम्टम्स हैं उसमें जड़ों के चारों ओर जो कवक है वो एक संबंध बनाती है। तो यहाँ पर फंजाई जड़ के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको माइकोराइजा कहते हैं, माइकोराइजल रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें ये जो है फंजाई, ये इसको मिनरल और वाटर देती है, और जड़ जो है वो उसको फूड और हैबिटाट देती है। इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। जड़ के संदर्भ में हम और बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे, लेकिन आपको जनरल पॉइंट में ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं तक निपटाना है। तो अपने फर्स्ट लेक्चर में हम जड़ों तक बात करेंगे, अगले टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।